वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल T+1 सेटलमेंट सिस्टम के बारे में है। हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यानी कि सेबी ने अलाउ कर दिया है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि वो T+1 सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि एक ऑप्शन होगा, कंपलसरी नहीं है कि वो T+1 सिस्टम पे जाए ही, लेकिन अगर वो इसे ऑप्ट करते हैं तो ये T+2 सिस्टम को रिप्लेस करेगा। अभी ये वैकल्पिक है, हो सकता है आने वाले समय में सेबी इसे कंपलसरी भी कर दे। अभी बात तो ठीक है कि वैकल्पिक है, कंपलसरी है, तो बात की बात है, पहले है क्या। देखिए, अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो उसके लिए आपको रिसीव करने के लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमेटलाइज अकाउंट, जिसमें आप अपने शेयर्स को रिसीव कर सकते हैं। सारा ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में करते हैं। तो सपोज करिए कि आपने शेयर्स को खरीदने के लिए पैसे दे दिए हैं, तो तुरंत ही आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आ जाएगा कि आपको शेयर्स मिल गए हैं। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आने में 2 दिन का समय लगता है। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जो भी लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ, इतना समय लगेगा। सिमिलरली, अगर आपने अपने शेयर्स बेचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। 2 दिनों का समय आपको पैसे मिलने में भी लगता है। तो T+2 ये एब्रीविएशन है जो ये बताता है कि सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में कितना समय लगना है। तो T यहां पर ट्रांजैक्शन है और 1 यहां पर सेटलमेंट का टाइम है। जैसे अभी जो व्यवस्था चल रही है वो T+2 है। 2003 के पहले जो व्यवस्था थी वो T+3 थी। तो इसमें T ट्रांजैक्शन है और 3 हुआ करता था सेटलमेंट का टाइम। अभी जो व्यवस्था है T+2 है, तो T ट्रांजैक्शन है और 2 दिन सेटलमेंट का टाइम है। तो T+2 का मतलब यही है। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आपने मंडे को अपना शेयर खरीदा, तो वो वेडनेसडे को ब्रोकर के पास आ जाता है। 2 दिन का समय एक्चुअली में ब्रोकर के लिए होता है, आपको वो थर्सडे को देता है। तो आपको यूजुअली 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन बोला फिर भी इसे T+2 ही जाता है। अभी T+1 की बात चल रही है, मतलब 1 दिन के भीतर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। आपने अगर मंडे को शेयर्स खरीदे हैं तो ट्यूसडे को आपको मिल जाएंगे, सीधे सीधे ट्यूसडे को ब्रोकर को मिल जाएंगे। अगर आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो वेडनेसडे को आपको मिल जाएंगे। तो अब 1 दिन का समय केवल लगेगा। तो यही बात देखिए यहाँ पे लिखी गई, मंडे से ट्यूसडे में आपको मिल जाएगा। अगर बीच में कोई हॉलीडे नहीं है, वर्किंग डे है, तो की बात की जा रही है। तो T+1 और T+2 की बात करते हैं तो T+2 का मतलब वही है कि पहले 2 दिन का समय लगता था, T+1 में अब 1 दिन का समय लगेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। अब इसका फायदा होगा, इन्वेस्टर्स के पास जल्दी पैसा आ जाएगा, तो वो इसका इस्तेमाल किसी डिफरेंट कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदने में कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस बारे में कंसर्न रेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप तो 1 दिन का टाइम दे दोगे कि 1 दिन के अंदर सारा सेटलमेंट करो। हम डिफरेंट ज्योग्राफी में वर्क करते हैं, वहाँ टाइम जोन अलग चलता है, इन्फॉर्मेशन के फ्लो के प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और फॉरेन एक्सचेंज से एसोसिएटेड भी कई तरीके की समस्याएं होती हैं। तो हम 1 दिन में कैसे ये पूरा सेटलमेंट करेंगे। तो यही सब बातें चल रही हैं। बट ठीक है, आप समझ गए कि T+1 सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में है। इंडिया और यूएसए ने अभी ज्वाइंटली लॉन्च किया है इस क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD को। ये एक्चुअली में इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की जो पार्टनरशिप है उसी का हिस्सा है। इसके संज्ञान में एक लीडर्स समिट हुई थी 2021 के अप्रैल में, उसी का हिस्सा है ये पूरा डायलॉग। इसमें दोनों कंट्रीज प्लान ये कर रही हैं कि हम इकोनॉमीज को डीकार्बोनाइज करेंगे, कार्बन के एमिशन को कम से कम किया जाएगा, ताकि दोनों ही देश जो क्लाइमेट चेंज को लेकर उनकी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला तो है क्लाइमेट एक्शन पिलर, ज्वाइंट प्रपोजल है ये, जिसमें दोनों ही देश अगले आने वाले दशक में एमिशन को रिड्यूस करने का प्लान बनाएंगे। दूसरा है फाइनेंस मोबिलाइजेशन पिलर, इसमें दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे ताकि 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन का प्लान बना सके। इंडिया ने देखिए 2022 तक प्लान किया था कि हम 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और अभी 2030 तक का ये टारगेट 450 गीगावाट का हो गया है। 100 गीगावाट का टारगेट तो हमने कंप्लीट भी कर लिया है। तीसरा है एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस पिलर, मींस दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको लेकर हम खुद को तैयार कर सकें और उसके रिस्क को मैनेज करने की क्षमता डेवलप कर सकें। तो ये तो डायलॉग की बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में है। एलिफेंट्स का एक ग्रुप जो शुक्ला फंटा नेशनल पार्क से बिलोंग करता है, उसने पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है उसके आसपास के रीजन के जो फार्मर्स थे उनकी क्रॉप्स को काफ़ी डैमेज कर दिया,
दैट्स वाई ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज में आया। ये शाहजहांपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का और पीलीभीत वहीं पर लोकेटेड है। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। 2020 में इसे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था T/2 के लिए। T/2 का मतलब क्या है? क्योंकि इन्होंने पिछले 4 सालों में टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2 गुना बढ़ा लिया, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। इस टाइगर रिजर्व के नदर्न एज पर आपको मिलेगा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, और सदर्न बाउंड्री पे मिलेगा रिवर शारदा और खाखरा नदियां मिलेंगी। यहाँ पर आपको कई सारे एनिमल, बर्ड्स और फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रजातियां मिलेंगी। टाइगर, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन, लेपर्ड्स, ये सब भी यहाँ आपको दिख जाएंगे। साल फॉरेस्ट, प्लांटेशन, ग्रासलैंड, ये सब भी यहाँ पर आपको मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में है, NFRA। NFRA लगातार इंगेज कर रहा है वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ। उन्होंने अभी हाल ही में एक एडवाइजरी ग्रुप बनाने की बात की है। पैरेलली एक रिसर्च सेल भी बनेगा जो इस एडवाइजरी ग्रुप को असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, NFRA नाम भी ठीक है, बट एग्जैक्टली है क्या? देखिए, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो जो भी अपना अकाउंटिंग का काम करती हैं, उन्होंने कितना सामान बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट था, इन सब के लिए उन्हें ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। ऑडिटिंग क्यों करवानी पड़ती है? सपोज करिए कंपनी ए है, इसने जितने भी इनवॉइसेस वगैरह जनरेट किए हैं, जितना पैसा मिला है, जितना खर्च हुआ है, इन सब की ऑडिटिंग ये एक ऑडिटिंग फर्म एक्स से करवाएंगे। अब सवाल ये है, ये खुद क्यों नहीं कर लेंगे? खुद ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब ये बैंक बी के पास जाएंगे लोन मांगने के लिए, तो बैंक बी कंपनी ए से ये बोलेगा कि आप अपनी कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट मुझे दीजिए। आप कह रहे हैं कि आपका 1000 करोड़ का टर्नओवर है, मैं कैसे मान लूं? आप किसी ट्रस्टवर्दी ऑडिटिंग कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट लाके मुझे दीजिए ताकि मैं आप पे भरोसा करके आपको लोन दे सकूं। तो कंपनी एक्स एक ट्रस्टवर्दी ऑडिटिंग कंपनी है जिससे कंपनी ए अपना ऑडिट करवाएगी और इसकी रिपोर्ट बैंक बी को सौंप देगी। उसी के आधार पर बैंक बी कंपनी ए को लोन देगा। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर कोई कंपनी अपनी ऑडिटिंग खुद क्यों नहीं करती और किसी थर्ड पार्टी ट्रस्टवर्दी ऑडिटिंग कंपनी से ऑडिट क्यों करवाती है। अब देखिए, यहीं पे सारा लफड़ा होता है। लफड़ा ये होता है कि अगर कंपनी ए ने ऑडिटिंग फर्म एक्स से कोलैबोरेट कर लिया, एक साठगांठ बना ली, तो वो कंपनी एक्स से जो भी ऑडिट रिपोर्ट चाहेंगे, जो फर्म है, ऑडिट फर्म है, उससे जो भी ऑडिट रिपोर्ट चाहेंगे वो बैंक बी को दिलवा सकते हैं और उसके बेसिस पे ज्यादा लोन भी ले सकते हैं या मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कई सारे स्कैम्स में हुआ भी है। अगर आपको 2009 का सत्यम स्कैम याद हो, जो कि 14,000 करोड़ का स्कैम था, उसमें भी सारा लफड़ा ऑडिटिंग में किया गया था। सत्यम कंप्यूटर्स एक्चुअली में एक कंप्यूटर फर्म थी, IT फर्म थी। वो जो उनकी ऑडिट कंपनी थी उससे ज्यादा प्रॉफिट शो करवाते थे, जिसके बेसिस पे बैंक से खूब सारा लोन लेते थे और उनके शेयर्स के दाम भी काफी हाई रहते थे, जबकि उनका ओवरऑल जो वैल्यूएशन है उतना होता नहीं था। 2003-4 की बात है, 2-3-4 की, उस समय रियल एस्टेट काफी हाइप था। तो वो इस अपनी सत्यम कंप्यूटर्स की हाइप का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते थे और उस पैसे को डाइवर्ट कर देते थे रियल एस्टेट में। उन्हें लगता था रियल एस्टेट से जो फायदा होगा उससे वो अपने उस वैल्यूएशन को कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया तो पूरा रियल एस्टेट कोलैप्स कर गया और वो कंपनसेट कर नहीं पाए वो मैनिपुलेशन जो वो कर रहे थे। तो 2009 में उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया। तब पता चला कि इतना बड़ा सत्यम स्कैम हुआ था। जो उनकी ऑडिट फर्म थी उसे भी 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। सिमिलरली 2014 में जो PNB घोटाला हुआ था, नीरव मोदी वाला, जो 11,000 करोड़ का घोटाला था, उसमें भी ऑडिटिंग का मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा था। तो ये लफड़ा होता है। ऑडिटिंग फर्म ने अगर सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है तो मार्केट मैनिपुलेट होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्लान बनाया 2018 में कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी तैयार करेंगे जो इन कंपनीज के ऑडिटिंग का पूरा ब्यौरा रखेगा, स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा कि आखिर ऑडिटिंग कैसे होगी। ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज की। तो ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसका काम ये है कि कंपनीज की ऑडिटिंग बढ़िया से हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल, मैनिपुलेशन ना हो। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 का इस्तेमाल करके अक्टूबर 2018 में इसे बनाया गया। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और 15 मेंबर होंगे। काम ये होगा कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करें। वो एंटिटीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन्हें इन्फोर्स करने वाली जो बॉडीज हैं उन्हें मॉनिटर करना। जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स को
या क्वालिटी ऑफ सर्विस जो वो डिलीवर कर रहे हैं वो बढ़िया हो, उसे ओवरसी करने की जिम्मेदारी भी इसी बॉडी की होगी। बाकी जो भी फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंडिया में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो परफॉर्म करेंगे। ये लिस्टेड कंपनीज को पूरी तरीके से ओवरसी करेंगे कि वहां पर अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी अनलिस्टेड कंपनी भी जिनका पेडअप कैपिटल कम से कम 500 करोड़ का हो या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, वो भी इनके एम्बिट में आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा जी को इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। 1978 में माइनॉरिटीज कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के तहत, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही अटैच हुआ करती थी। 1984 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अलग किया गया और जो मिनिस्ट्री ऑफ, एक नई मिनिस्ट्री बनी थी उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, उससे जोड़ दिया गया। 1992 में इस संबंध में एक कानून आया, एनसीएम एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, और उसी के आधार पे 1993 में ये एक स्टैच्यूटरी कमीशन के रूप में एग्जिस्टेंस में आया और 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को इसके एम्बिट में रखा गया। दोज वर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियंस यानी कि पारसीज। ये नोटिफाइड माइनॉरिटीज बन गए इंडिया के। 2014 में जैन कम्युनिटी के लोगों को भी इसका हिस्सा बना दिया गया। एनसीएम में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर, यानी कि टोटल 7 लोग। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। कोशिश ये की जाती है कि ये पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी और इंटीग्रिटी जो बढ़िया से अपना काम कर सकें। सभी का कार्यकाल 3 साल का होता है। यहाँ पर इनका फंक्शन होता है कि माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट कितना बढ़िया हुआ है उसे इवेल्युएट करें, और जो भी लॉज हमारे बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, उनका सही से माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसे भी देखना इनका काम होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिशन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने इस टेक्निक को डेवलप किया है ताकि मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को रेस्ट्रेन किया जा सके, लिमिट किया जा सके। स्टेराइल करने का मतलब ये है कि अगर मेल मॉस्किटो को स्टेराइल कर दिया गया तो वो नए ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक फीवर, चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, तो ऐसे जगहों पर मतलब कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं जहाँ पर लार्वा तैयार किया जाता है ऐसे मॉस्किटोज का जो स्टेराइल होते हैं। उन्हें सर्टेन टाइम फ्रेम में उस एरिया में बार बार छोड़ा जाता है, तो जब वहाँ पर वो वाइल्ड मॉस्किटोज के साथ मेट करते हैं तो नए ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होते। सिमिलरली ये जो टेक्निक है प्रेसिशन गाइडेड, इसमें क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जीन एडिटिंग करने के लिए। मतलब जो स्टेराइल मॉस्किटोज होंगे उनके जीन को इस तरीके से एडिट कर दिया जाएगा कि ना तो वो नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएंगे, रैदर वो जिस फीमेल के साथ मेट करेंगे उनके उड़ने की क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी या वो उड़ ही नहीं पाएंगी। ऐसी कंडीशन में इन बीमारियों के फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो क्रिस्पर टेक्निक है इसको मेल मॉस्किटोज पर इस्तेमाल करके उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि भाई जो लोकेशन है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, तो ये उनकी पॉपुलेशन को लिमिट करने में एक की रोल प्ले कर सकता है। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, इसमें जीन को कट एंड पेस्ट किया जाता है, आप समझ सकते हो। तो जो Cas9 है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये बॉडी में भेजा जाता है जो कि जीन के एक हिस्से को कट कर सकता है। तो जब ये एक लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली जाती है जीन की और फिर Cas9 प्रोटीन को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, वो जाके जीन के उस हिस्से को काट के अलग कर देता है। अब जीन के पास ऑटोमेटिकली खुद को रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म होता है, तो ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म के बीच में ही साइंटिस्ट इंटरवीन करते हैं और जो जेनेटिक कोड उन्हें वहाँ पे फिट करना है वो फिट कर देते हैं। उसके बाद वो एक सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से। तो ये काफ़ी सिंपल, इफेक्टिव और बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। इमैनुअल कार्पेंटियर जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जेनिफर ए डॉडना जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, इन्हें 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था क्रिस्पर Cas9 के लिए ही। इस संबंध में देखिए एक प्रश्न आया है 2018 में, यहाँ पे आपको बताना है, ये टर्म्स न्यूज़ में आए हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं। बैलेट टू एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, क्रिस्पर Cas9, पार्टिकल फिजिक्स। कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब देखिए, सही तो यहाँ पर केवल ये 2 वाला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला। ये जो बैलेट टू एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली में ये पार्टिकल फिजिक्स के लिए है। अब आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया होगा। मतलब जो क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति होगा उसने बैलेट टू एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिस्पर Cas9, ये 3 उसने लिख लिए होंगे। अब इसके सामने उसे कुछ लिखना था, तो बैलेट टू एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है,
तो उसने उसे इसके सामने ना लिख के सीधा तीसरे वाले क्रिस्पर केस 9 के सामने लिख दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसने सही से लिख दिया। अब यहाँ पे उसे कुछ तो लिखना था, तो उसने बड़ा जनरल सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया कि चलो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब उसने 2 को सही करके, मतलब दूसरा वाला सही करके पहला तीसरा गलत कर दिया। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि जो क्वेश्चन बना रहा है वो कैसे फ्रेम कर रहा है। बड़ा सिंपल सा फ्रेम करने का तरीका नहीं लग रहा है। ठीक है, रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने है स्टेटमेंट, इट्स जस्ट फॉर रिविजन। तो जो पहला है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये सही है इंडिया यूएस के बीच में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश गलत है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में आपने अभी पढ़ा। तीसरा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये केवल लिस्टेड कंपनीज को प्रूव कर सकता है, गलत है। अनलिस्टेड कंपनीज भी जिनका पेडअप कैपिटल 500 करोड़ के ऊपर है या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है वो भी प्रूव होंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैच्यूरी है। और क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ये तो सही है ही। तो इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।